So this is question number 99, alright. Two conducting spheres are rubbed and charged as shown in figure 5.1. The spheres are uncharged before they are rubbed. Explain in terms of movement of electrons how they become charged. So ये वही है कि charge by friction जो है वो आपका कैसे होता है. So when you rub them against each other, copies निकालो लिखो बेटा. So explain in terms of movement of electrons. तो सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ होनी चाहिए. जो पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा. एंड अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों कर रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी. इलेक्ट्रॉन्स विल गेन दैट हीट, बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, एंड देन ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड गो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है वो हमने एसेंशियली लिखना है. दिस इज़ जस्ट वन मार्क, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ दे बिकम चार्ज. तो अब ये हीट वगैरह वाली कोई भी चीज़ नहीं है. पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाता है, बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. सही है. सो लेट्स, वेरी गुड आइडिया इज टू नेम द स्फीयर्स. वेरी गुड आइडिया इज टू डू व्हाट, नेम द स्फीयर्स. तो आप स्फीयर ए को जो है इसको ए नाम दे दोगे और इसको क्या नाम दे दोगे, बी. दैट दिस राइट हियर स्फीयर ए एंड स्फीयर बी. नहीं, आप अपनी तरफ से नाम देके लिख दोगे कि भाई अच्छा स्फीयर ए जो है लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड becomes positively charged. Sphere B gains electrons. Sphere B electrons. अच्छा, स्फीयर बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. स्फीयर बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से गेन कर रहा है, स्फीयर ए से. सो स्फीयर बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. Acha, on figure 5.1, draw the electric field pattern between the spheres. Show the direction of the field lines. तो very simple. इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में जाएंगी. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से स्फीयर से कौन से स्फीयर जा रहे हैं, ए से भी जा रहे हैं. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ए से भी जाएगी. और यू कैन जस्ट रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है. सही है. अच्छा जी, अ मेटल वायर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्फीयर्स टुगेदर. In a time of 2 into 10 raised power minus 3 seconds, a charge of 1.8 into 10 raised power minus 13 coulomb passes through the wire. Calculate the current in the wire. तो current, charge and time relate करने वाली कौन सी equation थी, current, charge and time. So current, charge and time was I is equals to Q upon T. Q कितना है, in a time of 2 into 10 raised power minus 3 seconds. Time जो है वो 10 into power minus 3 seconds है. 1.8 into 10 raised power minus 13 coulombs है. Alright. So this right here should be minus 13 है. Sorry. So this right here is minus 13 coulombs. Alright. So this right here 1.8 divided by 2 is 0.9. Or in other words we can just say 9.0 into 10 raised power minus 11 होना चाहिए. कैलकुलेटर से चेक कीजिए बेटा जल्दी. कैलकुलेटर से चेक करो. 9 into 10 raised power minus 11 आंसर बन रहा है. करंट अगेन ऑफ कोर्स इज गोना बी इन एम्पेयर्स. टेन रेज पावर माइनस 13. क्वेश्चन देखो ना.
5 कहाँ से आ गया? वो सेकेंड्स है. 9 पावर -11. ठीक है. सो करंट आपने लिख दिया 9.0 इंटू 10⁻⁻11 एम्पेयर्स. कैन वी राइट 9 इंटू 10⁻⁻11 एम्पेयर्स? नहीं, ये गलत हो जाएगा. ये सही होगा क्योंकि आपका आंसर एटलीस्ट 2 एसएफ के ऊपर होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स पे होना चाहिए. अगर सिर्फ 9 इंटू 10⁻11 बोलते हैं तो 9 इंटू 10⁻11 इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अब आगे कुछ है नहीं. नहीं ना, अब जैसे देखो 1.8 2, यहाँ पे क्वेश्चन 2 इंटू 10⁻⁻13 लिख -3 लिख सकता था. क्वेश्चन ने 2.0 लिखा है. तो आप भी 9 सिर्फ नहीं लिखेंगे, 9.0 लिखेंगे. सिर्फ 9 लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says, acha, this is not question number 6, sorry, my bad. This is question number 100. Again, all of these questions are from volume 2. Figure 6.1 shows a mains extension lead. The 6 sockets allow several electrical appliances to be connected to the main supply through one cable. The cable connects sockets to the main supply. The cable contains 3 wires, live, neutral and earth. State what is meant by live. अब जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में से आ जाता है, बट लाइव आपके पास कौन सा वायर होता है जो ईएमएफ ला रहा है. सो जो आपका सोर्स से एनर्जी ला रहा होता है उसको हम क्या कहते थे? लाइव. न्यूट्रल वायर कौन सा होता है? जो वापस लेके जा रहा होता है. सही है. एंड अर्थ वायर कौन सा होता है? जो एक्स्ट्रा चार्जेस को नहीं, इट्स अ सेफ्टी वायर विच कनेक्ट्स ऑल द वे टू द ग्राउंड. सो लाइव जो है वो क्या होगा? वायर दैट ब्रिंग्स electricity, contains high voltage. न्यूट्रल जो है वो क्या होगा? वायर दैट रिटर्न्स electricity, contains zero voltage. अर्थ वायर क्या होता है? सेफ्टी वायर. Connects to the safety wire. Connects to the ground. पेज नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स लिखो बेटा. डन. हाँ, वायर दैट रिटर्न्स. अच्छा, पार्ट बी. 6 powerful lamps connects to the ground. सही है. 6 powerful lamps are plugged into the sockets and switched on one by one. State what happens in the cable as the lamps are switched on one by one. अब जाहिर सी बात है हम प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ें कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं. पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो है वो सबके अक्रॉस क्या रहता है? सेम रहता है. क्या चीज़ इंक्रीज होती है? करंट. So current in the cable increases.
सो एसेंशली जैसे जैसे आप एक एक सॉकेट के अंदर जो लैंप लगा हुआ है वो स्टार्ट करोगे, इंक्रीज करोगे उसे चलाना, तो एसेंशली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वेरी सिंपल, कि उसके अक्रॉस जो है वो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा करंट चाहिएगा। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा लैंप स्विच ऑन करोगे इतना ही ज़्यादा करंट जो है वो केबल के थ्रू पास होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, अबे यार व्हाट एम आई डूइंग। So current in the cable increases. So current in the cable increases. Describe why it can be dangerous when a fuse of the wrong value is plugged in the plug. Explain why it can be dangerous when a fuse of wrong value is plugged in the plug, is used in the plug. Now अगर आप, अब फ्यूज़ क्या होता है? Does anyone know what a fuse is? फ्यूज़ जो है वो एसेंशली एक पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो डिटर्मिन करता है कि कितना करंट पास हो सकता है। सही है। अब गलत फ्यूज़, अगर आपने कम वैल्यू वाला फ्यूज़ यूज़ कर दिया तो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो खाली करंट को आगे पास नहीं होने देगा। सही है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला फ्यूज़ यूज़ कर लिया, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल जहाँ पे 2 एम्पेयर का करंट यूज़ पास हो रहा है, अगर आपने 20 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ कर दिया तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, किसी मैल फंक्शन की वजह से अगर ज़्यादा करंट पास होने लगेगा फ्यूज़ उसे जाने देगा नहीं। सही है। तो दैट कैन बी हार्मफुल टू द डिवाइसेस दैट आर बीइंग यूज्ड। सो अगेन पहले तो डिस्क्राइब करो, describe why it can be dangerous when a fuse of wrong value is used in the plug. So a fuse with a very large rating can allow extra current to pass so अब यहाँ पे अगेन हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब वाई इट कैन बी डेंजरस। इट कैन बी डेंजरस बिकॉज अ फ्यूज विद अ वेरी लार्ज रेटिंग मे अलाउ अ वेरी लार्ज करंट टू पास थ्रू। सो जो छोटा फ्यूज है एज इन जिसकी रेटिंग छोटी होती है उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। जो फ्यूज जो बहुत बड़ा होता है जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके वायर के थ्रू 2 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है लेकिन आपने जो फ्यूज़ लगाया हुआ है वो है 10 एम्पेयर का, दैट्स नॉट सेफ। अगर आपको पता है आपके वायर के थ्रू 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाना तो आप 3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा दो। सही, आप 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का फ्यूज़ जो है वो वहाँ पे नहीं लगाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Explain why your hands should be dry when you put a plug into a socket. Water is not a conductor of electricity. Technically water is not a very good conductor of electricity. हम पानी जो हम नॉर्मली देखते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो एक कंडक्टर बन जाता है। सही है। नेचुरली प्योर वाटर इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है। बट होता ये है कि व्हेन योर स्किन इज़ ड्राई उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सॉरी, व्हेन योर स्किन इज़ वेट, जब आपकी स्किन वेट होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो वेट हैंड्स हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ड्राई हैंड्स हैव रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस। तो अगर होगा ये कि अगर आप वेट हैंड से सॉकेट को हाथ लगाओगे बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि वो करंट जो है फिर आपके हाथ के थ्रू जो है वो पास करना आसान हो जाएगा। अगर ड्राई हैंड्स होंगी तो इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी फॉर द करंट टू पास थ्रू। डज दैट मेक सेंस? क्या हुआ? हाँ, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा करंट हो सकता है कि पास हो जाए, लेकिन अगर आपके हाथ वेट होंगे तो बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगा। सही है। सो वी आर गोइंग टू से कि वेट स्किन हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, hence increases
the chance of electrocution. Wet skin has very low resistance, hence increases the chance. अबे मैंने change क्यों लिखा है? Hence increases the chance of electrocution. सही है? This right here is question number 101. ठीक है? Question number 101. Figure 7.1 shows an electrical circuit and a cathode ray oscilloscope. अच्छा चलो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम फिल वक्त स्किप कर देते हैं. सही है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 102. Question number 102 says figure 11.1 shows a writing diagram for two different lamps. Wiring diagram for two different lamps A and B. ठीक है. 240 मेन सप्लाई है. C क्या चीज़ है? इट्स अ फ्यूज. रेजिस्टर के थ्रू जब वायर जा रहा होता है तो वो एसेंशियली किसका सिंबल होता है? वो एक फ्यूज का सिंबल होता है. एंड लैम्प का सिंबल जो है वो आपका क्रॉस होता है. सो स्टेट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट सी एंड डी. डी क्या होगा? नहीं, इट्स अ स्विच. डी जो है वो एक स्विच है एंड सी जो है दैट्स अ फ्यूज. एक्सप्लेन द पर्पस इन द सर्किट ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स. तो सी जो आपका स्विच है used to control nahin, you don't, so you won't say that you use to control the flow of electricity. You use it to turn the circuit on or off. सही है. तो आप लिखेंगे switch used to turn the circuit ऑन और ऑफ. पहले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर जगह नहीं होती थी. कभी कभार जो आपके सेक्शन बी के सवाल होते थे उसमें स्पेस नहीं दी हुई होती थी. एक्स्ट्रा शीट मिल जाती थी, उस पर सॉल्व करते थे. नहीं, अब सेक्शन 4 में जगह होती है. अब सेक्शन 4 में जगह होती है. एंड सी जो है वो क्या है? दैट्स अ फ्यूज, अ सेफ्टी डिवाइस It's a safety device used to prevent high passage of current. आपके पास फ्यूज जो है वो क्या है? वो एक सेफ्टी डिवाइस है एंड इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट व्हाट? यूज्ड टू प्रिवेंट वेरी हाई करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू. When both the lamps are working correctly, the current in C is 0.42. मतलब यहाँ पे C जो आपका फ्यूज है उसके थ्रू जो करंट जा रहा है दैट 0.42 एम्पेयर्स. C के थ्रू जो है वो यूज टू प्रिवेंट वेरी हाई पैसेज ऑफ करंट. मतलब बहुत ज़्यादा करंट पास होने से रोक देता है. So when both lamps are working correctly, यहाँ पे देखो everyone, when both lamps are working correctly, the current in C is 0.42 amperes. अब अगर C के थ्रू 0.42 amperes पास कर रहा है और आगे आपके पास क्या है? आगे जो है वो एक कौन सा सर्किट है? पैरेलल सर्किट है. तो what's going to happen to the current? करंट जो है वो डिवाइड होगा. अब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस के बल्ब्स हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता. At this point we don't know. Now the question says that when both lamps are working, 0.42 amperes is passing current. Lamp A is marked 240 volts and 60 watts. Lamp A की जो रेटिंग है वो कितनी है? 240 volts and
60 वॉट्स. कैलकुलेट द करंट इन ए. तो ए का करंट कैसे निकालोगे? करंट, पावर और वोल्टेज. V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी आई. P इज इक्वल्स टू व्हाट? वी आई. तो I जो है वो क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी P अपॉन V, which is the potential difference. So this right here is going to be 60 upon 240, which is 0.25 amperes. अच्छा, मीन्स ये कि 0.42 में से 0.25 एम्पेयर जो है वो तो ए के थ्रू चला गया. तो बी के लिए कितना बचेगा? 0.17 एम्पेयर्स. माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 0.17 एम्पेयर्स. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? अच्छा, द करंट इन लैम्प बी वो हमने निकाल लिया कि भाई अगर इसके थ्रू 0.25 जा रहा है तो इसके थ्रू 0.42, विच इज द टोटल करंट, माइनस 0.25 तो कितना हो जाएगा? 0.17. द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प ए, लैम्प ए का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा? तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू व्हाट? वी अपॉन आई. वी कितना है? आर रेजिस्टेंस के थ्रू वी कितना जा रहा है? पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, तो हेंस पूरा का पूरा 240 वोल्ट्स ए के थ्रू भी जाएगा और 240 वोल्ट्स बी के थ्रू भी जाएगा. So it's going to be 240 divided by how much? नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? लैम्प ए का रेजिस्टेंस कितना है? 0.25. लैम्प ए का रेजिस्टेंस कितना है? 0.25. So in this case R should be equals to how much? 960 watts. रेजिस्टेंस का यूनिट वॉट्स नहीं बेटा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है. 960 ओम्स. बेटा काम करो, लिखो. अच्छा, the two lamps in figure 11.1 are connected in parallel. When wiring the circuit in a house, an electrician makes a mistake and connects the two lamps in series to the main supply. He switches them on. Draw a circuit diagram showing the two lamps are connected in series to the main supply. In this case, what's going to happen? Yes. So battery, switch, फ्यूज, ये लैम्प 1 आ गया, ये लैम्प 2 आ गया. So again same circuit. Draw a circuit diagram showing the two lamps connected in series rather than parallel. तो वो आपने बना दिया. ठीक है. अब स्विच और जो फ्यूज है वो आप बनाए ना बनाए वो आपकी मर्जी है. तो दिस राइट हियर इज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क क्वेश्चन में वो आपको सीरीज और पैरेलल के डिफरेंस बताना है खाली. सही है. तो यहाँ पे जो है वो स्विच है कि नहीं है, डजंट मेक अ डिफरेंस. यहाँ पे जो फ्यूज है वो नहीं है, डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल. अच्छा, स्टेट वेदर करंट इन द टू लैम्प्स इज लार्जर देन द सेम एज और स्मॉलर देन द करंट्स यू हैव कैलकुलेटेड इन बी. जो आप सीरीज में आपके बल्ब्स कलेक्टेड होंगे, इनका करंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हमने एक सवाल अभी थोड़ी दिन पहले जब कंबाइंड क्लास थी तो हमने सॉल्व किया था. उसके अंदर मैंने आपसे एक टेबल बनवाया था. उसके अंदर जो है याद रखना कि पैरेलल में हमेशा चीज़ें जो है वो ज़्यादा ब्राइट चलती हैं, ज़्यादा तेज़ चलेंगी. सो पैरेलल के अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि डिवाइड नहीं होता, तो स्टेट द नहीं, एक सेकेंड. तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा. करंट क्या हो जाएगा? स्मॉलर. ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो सीरीज के अंदर हमेशा पैरेलल से कम होती है. क्या याद रखने का? सीरीज में पावर कंजम्पशन जो है वो पैरेलल से हमेशा क्या होगी? कम होगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो हेंस यहाँ पे क्या होगा? The question says state whether the currents in the two lamps is larger than the same as or smaller than the currents you have calculated. So of course it's going to be smaller. अब यहाँ पर explain भी करना है. Explain कैसे करोगे?
सो अगेन अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन ये करोगे कि बिकॉज पैरेलल के अंदर सबको फुल वोल्टेज मिल रहा है, तो हैंस एवरी वन इज गोइंग टू ड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट. लेकिन ओवर हियर इन सीरीज के अंदर क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियली आपका 240 है, पहले तो 240 पैरेलल के अंदर तो 240 सबको अलग अलग मिलेगा ना, तो वो अपने हिसाब से करंट भी ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे क्योंकि पूरे सर्किट का करंट सेम है और पूरे सर्किट में 240 वोल्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों लैंप्स में 240 वोल्ट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स उनका पावर आउटपुट भी कम हो जाएगा और करंट भी उनके अक्रॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So state whether the current in the two lamps is larger than, same as, or smaller than the currents you have calculated in B. So smaller because 240 volts is divided into two parts or two lamps. Hence smaller current drawn. Drawn. Acha, another lamp is made using the same material for the filament in lamp A. The filament in the new lamp has the same length as the filament in lamp A but has half the cross sectional area. So cross sectional area कम होने से resistance क्या हो जाएगा, double. State the resistance of the new lamp. A का resistance कितना था, A का resistance 960 ohms है, तो जो नया लैम्प है उसका resistance 960 का डबल 960, it's going to be 960 times 2 which is equals to 1920. Yes, so 960 times 2 which is equals to 1920. ठीक है, ये कहानी क्लियर है बेटा? ऑल राइट. अच्छा, so this right here is question number 103. All right. Figure 6.1 shows a coil of wire wound on a cardboard tube. There is a DC current in the coil. The direction of the current is shown in the key. So direction of current, wire into the page and wire with current out of the page, और वो cardboard tube है. All right. So in this case we are going to use the right hand rule. जो ट्यूब है उसके ऊपर की तरफ करंट अंदर जा रहा है और जो ट्यूब है उसके बाहर नीचे की तरफ करंट जो है वो आउटसाइड आ रहा है. सो अगेन इफ़ यू यूज़ द राइट हैंड रूल, यहाँ पे नॉर्थ आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, साउथ आना चाहिए. ऐसा ही है, सही है. सो राइट हैंड, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, नीचे से करंट बाहर आ रहा है. सो दिस राइट हियर इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी. ऑल राइट. सो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत सिंपल होगा. इट्स गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन राइट हियर. इट्स गोइंग टू गो आउटसाइड फ्रॉम द नॉर्थ एंड इनसाइड फ्रॉम द साउथ. नीचे जो है इट्स गोइंग टू बी समथिंग सिमिलर. ऑल राइट. बाहर नॉर्थ से बाहर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से जो है वो अंदर आ रही होगी. सही है. एंड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन अगेन. इज दिस क्लियर? Acha, figure 6.2 shows a simple loudspeaker that uses the coil shown in figure 6.1 attached to a paper cone. The coil is connected to a signal generator. यहाँ पे everyone. This is an alternating current of frequency 100 Hertz in the coil. State what is meant by a frequency of 100 Hertz.
फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज का मीन्स ये है कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट 1 सेकेंड में कितनी बार चेंज हो रहा है, या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का मतलब ये है कि करंट इज गोइंग टू कंप्लीट 100 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। करंट जो है वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो आपका ग्राफ बनता है वो किस तरह का होता है, जो आपका डायरेक्ट करंट होता है उसका ग्राफ क्या होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका ग्राफ किस तरह का होता है, उसका ग्राफ जो है इट्स अ वेव। नाउ एक साइकिल के अंदर आपका डायरेक्शन कितना ऑफ करंट जो है वो कितनी बार चेंज हो रहा है। एक साइकिल में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट पहले पॉजिटिव था, फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर क्या हो गया, नेगेटिव। सो अगेन द करंट इज गोइंग टू कंप्लीट 100 साइकिल्स in 1 second. So frequency 100 current 100 hertz का मतलब क्या है, current will complete 100 cycles in 1 second. Does that make sense to everyone? ये कहानी क्लियर है। लिखो, किसका इंतजार कर रहे हो बेटा, हु आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी लिखो, आई एम नॉट गोना वेट फॉर यू टू कि मैं बोलूं हर बार कि आप लोगों ने लिखना और फिर आप लोग बैठ के जो है वो लिखेंगे। नाउ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द कॉइल। Describe and explain the movement of the coil. What's going to happen? Shahriyar, Heather, यहाँ पे. So describe and explain what happened. Describe and explain the movement of the coil. तो जब आपके coil के through एक alternating current pass हो रहा होगा तो what's going to happen? आपका coil, let's say for example this right here is your coil. अगर alternating current है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, इसको बाहर ऊपर रख दो बराबर में, ऊपर रख दो इसको बराबर में। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट पास होने का मतलब यह है कि पॉजिटिव कॉइल, अगर आपके पास पॉजिटिव साइकिल है, अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान कॉइल की एक साइड जो है वो नॉर्थ होगी एंड द अदर साइड ऑफ द कॉइल इज गोइंग टू बी साउथ। इफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल वन साइड इज नॉर्थ एंड द अदर साइड इज साउथ, ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस साइड is going to become south and this side is going to become north, because in every cycle the direction of current is going to change, and if the direction of current is going to change then the magnetic field of the solenoid will also change. सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होगी। नाउ पहले पॉजिटिव साइकिल में वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कॉइल, जो आपका परमानेंट मैग्नेट है वो फिक्स्ड है, कॉइल जो है वो मूव होगा। तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान कॉइल किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, वेयर शुड द कॉइल मूव ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, द नॉर्थ एंड नॉर्थ आर गोइंग टू डू व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिटवीन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल, that's going to repel. So during the positive cycle the direction of movement of the coil is going to be away from the magnet, and जब आपकी नेगेटिव साइकिल चल रही होगी वह साउथ है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइकिल के दौरान डायरेक्शन ऑफ कॉइल जो है वो किस तरफ मूव होगा, इट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द परमानेंट मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट के पास जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट पोल्स। सो अगेन यहाँ पे हमें मूवमेंट एक्सप्लेन करनी और 3 मार्क्स हैं, तो 3 मार्क्स के अंदर आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सो अगेन व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन, कि अब यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें नहीं पता कि पॉजिटिव साइकिल, बेटा एवरीवन, so we don't know कि positive cycle के we don't know during the positive cycle what's the direction of magnetic field, so we are hypothetically going to assume that during the positive cycle of current, during, so अब यहाँ पे part 2, during the positive cycle of the current, assuming that the north
is induced towards the left side. North and North Pole will repel, hence coil moves towards the right. सही है. सो अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल अगर आपके पास नॉर्थ जो है वो लेफ्ट साइड पे इंड्यूस हो रहा है तो नॉर्थ एंड नॉर्थ जो है वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड द कॉइल मूव्स टू द राइट. इधर इधर आगे आके बैठो. शहरियार आगे वाली सीट पे आके बैठो. आगे आगे आगे. शहरियार जल्दी. अच्छा, ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल south will be induced on the left. During the negative cycle what's going to happen? South will be induced on the left. उसकी वजह से क्या होगा? Coil will move to the left. Coil will move to the left due to attraction. जी बेटा. हाँ हाँ ले लो. ये कहानी क्लियर है? लिख लिया सबने बेटा? Has everyone written this down? जल्दी लिखो. अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बताएं कि भाई पॉजिटिव साइकिल जो है उसमें नॉर्थ इंड्यूस होगा कहाँ पे. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी तरह से आप आंसर लिखें. योर आंसर कुड वेरी वेल से कि व्हेन नॉर्थ इज़ इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट द कॉइल विल मूव टू द राइट ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. व्हेन साउथ इज़ इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट द कॉइल विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. प्रॉबली आप आंसर इस तरह से लिखेंगे. हमने जो ऊपर अजम्पशन लिया हम उसके हिसाब से आंसर लिख रहे हैं. सही है. तो अगेन इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम आंसर आपको मार्किंग स्कीम में भी मिले. हम जिस तरह से अज्यूम कर रहे हैं हम उस तरह से आंसर भी लिख रहे हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये कहानी क्लियर है सबको? ऑल राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 105. Question number 105 says what? Figure 7.1 shows an electrical circuit containing 12 volt power supply and a number of resistors. Calculate the combined resistance of the 2 and 4 in series. जब 2 और 4 सीरीज में हो गए तो उनके combined resistance जो है वो कितनी होगी? सीरीज में resistance क्या होता है? 2 plus 4 add हो जाएगी. All right, एक मार्क का है तो you don't need to necessarily show it, but it's going to be 6 ohms. All right, so it's going to be what? It's going to be 6 ohms. The 3 and 6 ohm resistors are in parallel. Parallel के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Parallel resistors किस तरह से ऐड होते हैं? 1 upon R वाला फॉर्मूला है. So 1 upon 3 plus 1 upon 6. That's going to give you how much? That's going to give you 1 upon 2. और अगर LCM लेके सॉल्व करेंगे जाहिर सी बात है आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे. दिस राइट हियर इन योर कैलकुलेटर्स शुड गिव यू 1 upon 2, but this is equals to 1 upon R T कह देते हैं इसको. It's going to be 1 upon RT as in the total combined resistance of 3 and 6.
तो 1/RT अगर 1/2 ohms है तो RT जो है वो कितने ohms हो जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी 2 ohms. All right. So RT is going to be how much? The resistance is going to be 2 ohms. All right. You need to make sure that you add the unit. Ohms unit add करना जो है वो ज़रूरी है. बेटा क्या कर रहे हो? हाँ, जाइए नीचे. तो यहाँ पे बैठे हुए क्यों हो बेटा? B. Calculate the reading of the ammeter in 7.1. Reading of the ammeter. Ammeter कहाँ पे लगा हुआ है? Ammeter is across the 6 and 3 in parallel. अब 6 और 3 दोनों को combined कितना potential जो है वो मिलेगा? So अब think about it this way. यहाँ से जो current निकल रहा है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है, वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पोटेंशियल लेके, वो कितना पोटेंशियल लेके निकलेंगे? 12 वोल्ट्स लेके निकलेंगे. सही है. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच गए. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो डिवाइड होंगे. कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट पे चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाएंगे. तो जो राइट पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उनका पोटेंशियल कितना होगा? जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उनका पोटेंशियल कितना होगा? जब करंट डिवाइड, बेटा कितनी बार ये एक एक चीज़ जो है वो कितनी बार रिपीट करना होगा? बोल दो, मैं एक साथ रिपीट कर दूं ताकि फिर आप लोगों को याद रहे. जो चीज़ हम करते जाएंगे आप लोग भूलते जाओगे. बहुत आसान है. मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा. बता दो एक साथ कि कितनी बार रिपीट करना है. मैं एक साथ बोल देता हूँ. 1000 बार रिपीट करूँगा तो आप लोगों को याद रहेगा. 10,000 बार रिपीट करूँगा तो आप लोगों को याद रहेगा. बता दो, मैं एक साथ रिपीट कर देता हूँ. हम लोग पूरी क्लास जो है वो इसी पे रखते हैं कि चीज़ें रिपीट कितनी बार करनी है. जो मैं करवाता जाऊँगा वो आप लोग भूलते जाओगे, जो मैं करवाता जाऊँगा वो भूलते जाओगे. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस? एग्ज़ाम से एक महीने पहले आ जाना, क्रैश कोर्स के फॉर्म के अंदर मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा. कम से कम दिमाग में तो रहेंगी उस वक्त. पूरा साल स्कूल क्यों आ रहे हो फिर तुम लोग, अगर पढ़ना ही नहीं है तो? किसी काम को तो सीरियसली लो. अभी कंटिन्यूसली कोई ना कोई खाना खा रहा है, कोई लंच के आगे पास हो रहा है. पता नहीं क्या तुम लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो यार. पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा. जब करंट दो अलग रास्तों पे जाता है तो वो सेम पोटेंशियल लेके जाएगा. सो द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू द राइट विल हैव 12 volts and electron going down will also have 12 volts. So again, जब करंट गोइंग टू द राइट हैज 12 volts तो 12 volts कितने ओम्स के अक्रॉस पास कर रहा है? 6 और 3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस अभी कितना? बेटा 6 और 3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस अभी हमने 2 ohms निकाला. सो द 12 volt इज गोइंग टू बी गिवन टू अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms. सो यहाँ पे करंट जो है वो कितना होना चाहिए? करंट इज गोइंग टू बी हाउ मच? आई. करंट का फॉर्मूला क्या है? इट्स V अपॉन R. वोल्टेज कितना है? 12 volts. R रेजिस्टेंस कितना है? दैट्स 2 ohms. So that's going to be 6 amperes. So this right here is going to read, an ammeter is going to read 6 amperes. Is that correct? Yes. No, it's not. Ammeter जो है वो राइट पे जाने वाला करंट एंड नीचे जाने वाले करंट का टोटल करंट बताएगा आपको. सिर्फ राइट पे जाने वाला, अच्छा नहीं खैर छोड़ो. एमीटर जो है वो यहीं पे कनेक्टेड है. सो यस, द एमीटर इज गोइंग टू शो यू 6 amperes. ठीक है. मुझे याद रह गया कि एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है. सही है. तो अगर एमीटर यहाँ पर कनेक्टेड होता, अज्यूम करो कि एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इन दैट केस व्हाट वुड यू हैव डन? तो फिर नीचे वाली जो करंट जा रहा है, जो नीचे करंट जा रहा है वो भी करंट आपको निकालना पड़ेगा. तो खैर, डिटर्मिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ohm रेजिस्टर. अब यहाँ पे 4 ohm रेजिस्टर आपके पास ये रहा. यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितने वोल्ट्स के साथ आएगा? 12 volts के साथ आएगा. 4 volts के बाद जो करंट जा रहा है वो कितने वोल्ट्स के साथ जाएगा? दिस करंट हैज़ टू गो बैक टू द बैटरी, और वापस बैटरी में जाने वाले करंट का कितना पोटेंशियल होता है? 0 volts. सो द करंट गोइंग बैक टू द बैटरी एज 0 volts. मतलब
बिटवीन 2 एंड 4 आपका कितना वोल्ट जो है वो डिफरेंशिएट डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा 12 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको जो तरीका सिखाया है दैट्स यूजिंग द फार्मूला आर अपॉन आर टी इंटू वी। तो आर टी जो है नीचे जो सीरीज में उसका आर टी कितना है, दैट्स 6 ओम्स, और मुझे 4 ओम्स का अक्रॉस निकालना है, तो 4 अपॉन 6 multiplied by the total potential 12 is gonna give me the potential across the 4 ohm resistor which is going to be 8 volts. तो 4 ohm resistor के across जो है वो कितने volts होगा, that's going to be 8 volts. Does that make sense?